नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को, जो कि अनुसूचित जाति से है, वो समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछड़ा हुआ सभी अन्य वर्गों द्वारा सताया हुआ बताता है। उसकी सच्चाई कि ये एक्चुअल में ये क्या वाकई शोषित, पीड़ित, वंचित हैं और ये कब से शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, इस पर मैंने कुछ शोध किया और उस शोध में देखा कि 1911 से पहले इसमें कहीं भी इस प्रकार से समाज में इस प्रकार बंटवारा नहीं था। कोई वर्ग जो है वो शोषित, पीड़ित या वंचित के रूप में नहीं जाना या देखा जाता था। और यही कारण है कि इससे पहले के जो आंकड़े हैं सरकारी दस्तावेजों में, वहाँ कहीं भी शेड्यूल कास्ट या अछूत वर्ग का किसी भी जो तालिकाएं हैं जिला स्तर पर जो बनी हुई हैं, प्रदेश स्तर पर जो तालिकाएं बनी हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था या अन्य जो सरकारी व्यवस्थाओं में, वहाँ पर कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम धर्म के आधार पर तो जरूर, और महिला पुरुष के आधार पर तो है उल्लेख, मगर जो है वो पर्टिकुलर किसी नीची जाति या शेड्यूल्ड जातियों के संदर्भ में या अस्पृश्य जातियों के संदर्भ में नहीं है। जब ये सब चीज़ों को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि इस पर हमें एक अध्ययन करना चाहिए। लिहाजा देखिए, चूंकि ज़्यादातर चीज़ें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही अध्ययन किया। तो उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट ध्यान में आई, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अछूत और शेड्यूल्ड या अस्पृश्य का जो लेख उन्होंने कई जगहों पर किया है, वहीं उन्होंने एक कई चीज़ों को बहुत स्पष्ट क्लियर भी करा है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं और किस तरीके से सरकारी आधार पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है ये कई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। 1857, जिसमें सही मायने में तमाम रियासतों ने मिलकर के बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, उसमें ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये पूरा देश इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। ये आपस में अगर इसी तरीके से एकजुट रहे तो ये मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत होने के कारण से ये हमें किसी भी वक्त उखाड़ करके फेंक देंगे। लिहाजा उन्होंने जो भारत की जो मजबूती थी हिंदू और मुस्लिम की, उसको तोड़ने का काम शुरू किया। 1857 के बाद में देश में कानून व्यवस्था लागू हुई कि अब ये देश जो है वो कानून से चलेगा, और तमाम तरीके के जो कानून है वो थोपे गए। उसकी चर्चा ना करते हुए मैं सीधा सीधा जो है वो ये अछूत और अस्पृश्य वाले विषय पर ही आ जाता हूँ। सबसे पहली जनगणना ब्रिटिशर्स ने 1881 में कराई, दूसरी जनगणना 1891 में, और तीसरी जनगणना 1901 में। इन तीनों जो जनगणनाएं थीं उसमें समाज को केवल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इस आधार पर धार्मिक स्तर पर ही कैलकुलेट किया गया। 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ के गवर्नर ने छत्रपति साहू जी को निर्देशित किया, जो कि कोल्हापुर के शासक थे, उनको निर्देशित किया कि आप अपने रियासत में रिजर्वेशन की पॉलिसी को शुरू करें। और सही मायने में
भारत में सर्वप्रथम रिजर्वेशन जो है सरकारी स्तर पर वो घोषित किया गया 1901 में छत्रपति साहू जी के द्वारा, जिसमें 16% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया, 16% रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन ईसाइयों को दिया गया और 60% रिजर्वेशन जो है वो हिंदुओं को दिया गया, 8% वो डिप्रेस्ड क्लास को दिया गया। अब डिप्रेस्ड क्लास कौन होंगे उसको भी पूरी तरीके से वर्णित किया गया कि डिप्रेस्ड क्लास वो होंगे जो ब्रिटिशर्स के मुलाजिम हैं, जैसे उनके वेटर, बटलर, खानसामा, उनके अस्तबलों की देखरेख करने वाले, उनके माली, उनके सेक्रेटरी, उनके सैनिक, यानी जो ब्रिटिशर्स के मुलाजिम हैं उनको डिप्रेस्ड क्लास कह करके ये रिजर्वेशन दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इससे आगे और योजना बनाई कि किस तरीके से ये जो 60% हिंदू हैं इनको डिवीज़न करने के लिए पॉलिसी बनाई और उन्होंने 1911 की जनगणना, उसमें जो सेंट्रल जनगणना आयुक्त जो थे उन्होंने सभी जनगणना आयुक्त, हर एक प्रेसिडेंसी के जनगणना आयुक्तों को बैठा करके जनगणना का आधार तय किया कि किस तरीके से 1911 की जनगणना की जाएगी। उसमें इन्होंने जनगणना को 3 भागों में हिंदुओं को बांटा जनगणना में। नंबर 1, हिंदुओं को हिंदू, आदिवासी यानी प्रकृति पूजक, और तीसरा डिप्रेस्ड क्लास, अस्पृश्य। तो हिंदुओं को 3 भागों में बांटने का यहाँ 1911 की जनगणना में प्रावधान लाया गया, जिसमें जो अस्पृश्य हैं उनके लिए तय किया गया कि अस्पृश्य वो कहलाएंगे जो ब्राह्मणों को की श्रेष्ठता को नहीं मानते, किसी ब्राह्मण या मान्यता प्राप्त हिंदू से गुरु दीक्षा नहीं लेते, मंदिरों में प्रवेश नहीं करते, बड़े बड़े हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते, जिनका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता, जो साधारण हिंदू मंदिरों के गर्भ स्थान में प्रवेश नहीं करते, जिन्हें छूने से छूत लगती है, जो अपने मुर्दों को दफन करते हैं, जो गाय का मांस खाते हैं और जो गाय की पूजा नहीं करते। इन 10 मापदंडों के आधार पर जनगणना आयुक्तों ने ये तय किया कि जो इनमें उभयनिष्ठ पाए जाएंगे उनको ये जो कैटेगरी अस्पृश्य की है या डिप्रेस्ड क्लास की, उस कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि अछूत काम करने वाला या अछूत किसी पर्टिकुलर काम से जुड़ा जो परिवार है वो अछूत कहलाएगा। यहाँ पर अछूत को सीधा सीधा जो हिंदू धर्म की मुखालफत करता है उस आधार पर उसको अछूत कहा जाएगा। यहाँ कर्म के साथ नहीं बल्कि धर्म के साथ में इस अस्पृश्यता को जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही पुस्तक जो वांग्मय है उसमें से मैंने ये चीज निकाली, यानी कि ये किसी प्रकार का कोई भी आधार नहीं है कि मनुस्मृति में ऐसा कहा गया या अन्य किसी और धार्मिक ग्रंथ में कहा गया कि अछूत कौन होंगे। यहाँ अछूत की व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने 1911 की जनगणना में, जो मैंने अभी आपको बताया, उस आधार पर तय की और इस आधार पर लगभग 1,64,55,497 लोग उन्होंने अपने आप को डिप्रेस्ड क्लास में घोषित कराया। अब इसमें डिप्रेस्ड क्लास में घोषित कराने के पीछे जाहिर सी बात है कि छत्रपति साहू जी के यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको 8% रिजर्वेशन मिल रहा था, तो स्वाभाविक बात है कि वो रिजर्वेशन उनको यहाँ कंटिन्यू होगा। इस वजह से भी उन्होंने हो सकता है अपने आप को शामिल करने की कोशिश की हो। वहीं उस वक्त जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने कहा कि इस क्राइटेरिया पर
अगर आप इनको अस्पृश्य घोषित कर रहे हैं तो आप इनको अस्पृश्य घोषित न करके इनको मुस्लिम घोषित कर दो, क्योंकि ये गैर हिंदू हैं, जो हिंदू व्यवस्था को नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है, हम भी नहीं मानते, तो इनको मुस्लिम घोषित कर दो। इनको डिप्रेस्ड क्लास क्यों घोषित कर रहे हैं? खैर, उस वक्त ये चर्चाएं रही। उसके बाद देश में तमाम तरीके के कमीशन आए, जिनमें एक कमीशन जो साइमन कमीशन है वो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर मैं उसका उल्लेख करूँगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें इस कैटेगरी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ाए जाएं। इस आधार पर एक कमेटी बनाई गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनको, इनकी जो कमेटी थी साइमन कमीशन की, उसकी लुथियंस कमेटी का प्रमुख बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। और गोलमेज सम्मेलन में तमाम चर्चाएं हुई। चर्चाओं के बाद में 1932 दिसंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग जो शेड्यूल्ड मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग राष्ट्र की मांग करी। महात्मा गांधी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि इस आधार पर हम इस देश को डिवीज़न नहीं होने देंगे। लिहाजा पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट से भारत में कुछ सीटों पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई कि कुछ जो इलाके हैं वहाँ पर इनके लिए रिजर्व सीटें दी जाएंगी, मगर उससे पहले एक सूची बनाई जाएगी। उस सूची में जो सूची जो है जो उसमें जो जातियां आएंगी उन जातियों को ही इसमें रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का मौका पहली मर्तबा दिया जा रहा था, ऐसा नहीं। उससे पहले पूना पैक्ट से पहले 1907 में मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में इसका गठन हुआ था, मुस्लिम लीग ने भी मांग की थी और ब्रिटिशर्स ने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 1907 में लखनऊ पैक्ट बनाया। और लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षित सीटें चुनाव लड़ने के लिए घोषित की गई, जिसमें 45% सीटें पश्चिम बंगाल, जो बंगाल प्रेसिडेंसी ने घोषित की। तो उस वक़्त में बंगाल जो है वो पूरा क्या नाम है, बांग्लादेश और ये सारा इलाका उसमें आया करता था। और 55% सीटें पंजाब प्रेसिडेंसी में रिजर्व करी गई, जो नजफगढ़ से शुरू होकर के उस वक़्त पंजाब जो है और वो पूरा इस्लामाबाद, लाहौर और ये पूरा इलाका जो है जो अभी पाकिस्तान है वो पूरा जो है उसमें आया करता था। तो 55% मुस्लिम्स के लिए सीटें वहाँ रिजर्व की गई। और जहाँ हम उत्तर प्रदेश, बेसिकली उत्तर प्रदेश का असली नाम जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस है, संयुक्त प्रांत, तो यहाँ पर 30% सीटें जो हैं मुस्लिम्स के लिए आरक्षित की गई। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी कहीं पे 5%, कहीं पर 10%, इस तरीके से। तो ये जो लखनऊ समझौता हुआ था ये उसमें तय की गई। ये 1907 की बात है। और 1935-36 में जब भारत ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जातियां हैं, जो समूह बनाया सभी जातियों का, जो शेड्यूल्ड जातियों का, तो उसमें लगभग 429 जातियां ही उस वक़्त उसमें शामिल की गई। आप ये मान करके चलें कि जो काफ़ी ताकतवर जातियां थीं, जैसे महार जाति, महार जिसके नाम से महाराष्ट्र का अगर आप संधि विच्छेद करें तो महार धन राष्ट्र बनता, तो महार जाति को भी उसमें शामिल किया गया। ये सब जातियां जो हैं क्षत्रिय व्यवस्थाओं के हिसाब से थीं, सब सैनिक जातियां थीं। महार रेजिमेंट आज भी सेना में है। ठीक उसी तरीके से उस वक़्त में चमार रेजिमेंट भी हुआ करता था, ये भी क्षत्रिय यानी सैनिक जातियां हैं। और पासी जाति लखनऊ, बेसिकली लखनऊ जो है वो लखनऊ के जो शासक रहे लखन पासी, उनके नाम से बना हुआ है। वो
पासी जाति जो है ये भी अपने आप में बहुत मजबूत और सैनिक जाति थी। इनके लखन पासी के पिता बिजली पासी ये बड़े राजाओं में से हुए। और आप ये मान लें कि वो जाति जिसमें से राजा हुए वो भी अपने आप को उस जाति में अनुसूचित जाति में शामिल कर रहे अपने आप को, वो जातियां भी शामिल हुई। कोरी जाति, झलकारी बाई कोरी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी सेनापति थी, जिसने इस कदर जो है ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया कि उनकी जो महिला जो टुकड़ी थी, महिला जो सेना थी, वो लड़कियां जो थी सैनिक लड़कियां, वो अपने चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध कर क्या नाम है मुख नकाब पहनकर और फिर ब्रिटिश सैनिकों पर टूट जाती थी, जिसको ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये ब्लैक कैट्स हैं, काली बिल्लियां हैं। यानी इतना झलकारी बाई कोरी जो आज के समय में अनुसूचित जाति में कोरी समाज आता है, उसकी एक बेटी झलकारी बाई, उसकी जो ताकत और उसके साथी जो उस वक्त की महिला सैनिक थी उनकी ताकत और उसके जिसको ब्रिटिशर्स ने भी ब्लैक कैट्स के नाम से जो है नवाजा। आज ये जो हमारे जो बड़े जो नेता हैं उनके साथ में जो ब्लैक कैट्स कमांडो होते हैं, ये नाम वहीं से आया है। तो इस प्रकार के सैनिक गतिविधियां करने वाले मजबूत वो जातियां वो अनुसूचित जाति में शामिल हुई और 429 जातियों का एक समूह 1936 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो बनी उसमें शामिल किया गया और उन सब जातियों को फिर आरक्षित सीटों का चुनाव लड़ने का लाभ मिला। अब ये लाभ और ये जो जातियां इसमें जो शामिल की गई, ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा तय की गई। भारत के जो कास्ट सिस्टम जो था उसको इन्होंने इस प्रकार से बनाया कि ये नीच जातियां हैं और हमने इनको इसलिए अपने साथ शामिल किया, जबकि वो नीच जातियां नहीं बल्कि वो मजबूत और सैनिक जातियां थी। ये सच्चाई है और इसको कोई नहीं नकार सकता। हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं इनकी वीर गाथाओं से, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। 1950 में जब 1946 ब्रिटिश जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1946 इंडिया फ्रीडम एक्ट के आधार पर जो भारत का नया सरकारी तंत्र बना। 1950 में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उस वक्त में अनुसूचित जातियां जो 429 थी उसमें और इजाफा हो और लोग शामिल किए जाएं, इसको आधार मानते हुए एक फिर नई सूची बनी। और उस नई सूची में मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जाटव जाति से आता हूँ। 1950 तक जाटव जाति शेड्यूल में नहीं आती थी, वो शेड्यूल कास्ट नहीं थी, एक सामान्य जाति हुआ करती थी। 1950 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या कंटिन्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है भारत का, जिसमें जो 429 जातियां हैं वो बढ़ कर के 593 जातियां हो जाती हैं और मेरी जाति यानी जाटव जाति भी उसमें पहली मर्तबा शामिल होती है। जाटव जाति के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में पूरी तरीके से उल्लेख करूँगा, मगर यहाँ पर वो जाति जाटव जाति जो है वो 593 जातियों में शामिल हो जाती है, यानी 429 से जातियाँ बढ़ा करके 593 हो जाती हैं। उस वक़्त में एक अनुसूचित जनजाति की भी सूची बनती है। उस अनुसूचित जनजाति में जो जातियां हैं वो 212 जातियां 1950 में अनुसूचित जनजाति में आती हैं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है।
तमाम सरकारें भारत पर शासन करती हैं। 1989 में अदर बैकवर्ड कास्ट को लेकर के एक जातियों की सूची बनती है, जिसमें उन जो सामान्य जातियां, जो अनुसूचित जाति और जनजाति में से के अतिरिक्त जो रह गई थी, उनमें से लगभग 1257 जातियां उस अनुसूची में शामिल की जाती हैं, जो कुछ समय के बाद 2006 में बढ़ा करके 2297 अनुसूचित अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी जातियां बढ़ा करके कर दी जाती हैं। और जो अनुसूचित जाति जो 593 थी, वो आज 2023 में बढ़ करके 1238 हो चुकी हैं। अनुसूचित जनजाति वो 212 थी 1950 में, आज वो बढ़ करके 437 हो चुकी हैं। अब विषय उठता है कि ये इतनी जातियां ये कहाँ से आई? अनुसूचित जाति जो 593 थी, वो इतनी सरकारों के जो अस्पृश्यता को खत्म करना है और तमाम तरीके की बातें करती थी, उसके बावजूद ये बढ़कर के 1238 कैसे हो गई? अनुसूचित जनजातियां 1235 कैसे, 537 कैसे हो गई 212 से? ये सब चीजें जो हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। आज जो जातियां जो 429 जातियों से आज बढ़कर के जो 1238 हो चुकी हैं, जिस जाति में मैं भी आता हूँ, आज मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो इन जातियों में आ चुके हैं, वो खुद को 5000 साल से शोषित, पीड़ित, वंचित जैसा एक झूठ अपने बच्चों के बीच में परोस रहे हैं। जो सच्चाई मैंने अभी आपको बताई, ये कभी किसी सूरत में झुठलाई नहीं जा सकती। यही सच है। जातियां किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाई, ये किसी वेद, पुराण, उपनिषद में नहीं बनाई गई हैं। ये अस्पृश्य जातियां केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1911 की जनगणना में से निकल करके आई हैं। पहला जो ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1935-36 में ये जातियां सूची बना करके सूचीबद्ध की गई। 593 में इनका और इजाफा किया गया और आज जो स्थिति है वो भ्रामक हो चुकी है। इन सारे विषयों को समझने की आवश्यकता है। एक अच्छी खासी जो समाज की व्यवस्था है, उसको तोड़ने का काम यहाँ के कुछ वामपंथी और वामपंथ को सपोर्ट करने वाली जो सरकारें हैं वो करती रही हैं। आने वाले दिनों में इसमें कुछ सुधार हो पाए और समाज में ये जो रिजर्वेशन के आधार पर जो देश को बांटने का एक जो चल रहा है खेल, उससे इस देश को मुक्ति मिले है, उसके लिए हम सबको विचार करना होगा, एक होना होगा, आगे बढ़ना होगा। विषय आप लोगों के सामने है, आप तय करें और इस जो समस्या है इस देश के अंदर, उससे निजात दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें। धन्यवाद।